सबको सादर अभिवादन। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम लोग एसआरए में चैप्टर 2 के अंतर्गत अध्याय नंबर 1 पर सेक्शन 5 तक कल कवर कर चुके थे। आज है सेक्शन 6। सेक्शन 6 को कंटिन्यू करें। उसके वर्ड बाय वर्ड बेयर एक्ट में क्या शब्द हैं उस पर ध्यान देते हैं। सेक्शन 6 कहता है अस्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। तो इस पूरे सेंटेंस में अस्थावर प्रॉपर्टी भी है जैसे 5 में है, यहाँ चल संपत्ति की गुंजाइश नहीं है। तो जो चीज़ है उसको ध्यान में बैठा लेना है। और दूसरा है बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। कल जब हम सेक्शन 5 पढ़ा रहे थे तो आपको बार बार 145 सीआरपीसी याद दिला रहे थे। क्रिमिनल मैटर में अगर किसी को तत्काल रेमेडी की ज़रूरत पड़ती है तो 145 की कार्रवाई का सहारा वो व्यक्ति लेता है। ऐसे ही सिविल सूट में ये जो एसआरए में सेक्शन 6 का प्रोविज़न है ये अस्थायी तौर पे तात्कालिक उपचार उपलब्ध कराता है। क्या कहता है? सेक्शन 6 कुल मेरे हिसाब से 4 उपधाराओं में है और इसके कुल महत्वपूर्ण 7 ग्राउंड बनते हैं। तो पहले उपधारा कहती है यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना अस्थावर संपत्ति में विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए। एक होता है जैसे सरकारी आदेश आया, या जब आप लोकल लॉ में पढ़ेंगे शहरी नगर नियोजन अधिनियम 1973, तो उसमें अगर कोई परियोजना है या गवर्नमेंट का कोई विकास कार्य हो रहा है, ठीक है आपकी प्रॉपर्टी उसमें है, आपके ही नाम से दर्ज है, लेकिन अगर उसको गवर्नमेंट अधिगृहीत करना चाहती है तो एक आर्डर पास करेगी, आपको मुआवजा देगी और उसके बाद आपको वो कब्जा छोड़ना पड़ेगा। यानी वो विधितः किसी आदेश के तहत ही आपको वहाँ से विस्थापित करेगी। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि अगर विधि के सम्यक अनुक्रम के से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वो जो सारी नगर नियोजन का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें मास्टर प्लान के अंतर्गत अगर आपकी भूभाग संपदा आ जाती है और उस पर सरकारी विकास कार्य होना है, मास्टर प्लान में वो ज़मीन आपकी आती है तो आपको अधिगृहित करके, ऐसा नहीं कि आपके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, उसमें उस एक्ट में ऐसी व्यवस्था है। तो वो विधि का सम्यक प्रयोग है, अनुक्रम। उसके अतिरिक्त अगर कोई आपको जानबूझकर आपका पड़ोसी या कोई जोर जबरदस्ती वाला या गलत फहमी में तमाम वजह हो सकती है, अगर आपको बेकब्जा कर देता है आपकी अपने अस्थावर संपत्ति से, तो आपको ये अधिकार है। ध्यान दीजिए 2018 के पहले ये बात नहीं थी, 2018 में संशोधन करके एक शब्द जोड़ा गया है, मैं उस पर आपका ध्यान खींचूंगा। एक तो यहाँ कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने संपत्ति के बिना अस्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह यानी जिसको बेकब्जा किया गया या तो उसको, ये जो बात अब मैं बोलने जा रहा हूँ ये 18 के संशोधन से है। तो यहाँ से सवाल प्री में बन सकता है, पहले ये नहीं था। क्या? एक तो जिस व्यक्ति को बेकब्जा किया गया है वह, और दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है। अब ये सिचुएशन ऐसा क्यों है? अक्सर क्या होता है कि कोई आपकी ही ज़मीन है, मान लीजिए सौर ऊर्जा प्लांट लगा है, तो उसको देख रेख करने वाले जो एजेंट या जो प्रतिनिधि उस पर हैं वो सीधे तौर पर वो भूस्वामी नहीं है, लेकिन उन्होंने 10 साल 20 साल 15 साल का पट्टा करवा लिया है और उस पर सौर ऊर्जा प्लांट लगा हुआ है। इमेजिन करिए, तो अचानक कोई व्यक्ति ऐसा दबंग प्रकृति का है या इतना ताकतवर है कि वो उस पर अपना कब्जा आके डिस्टर्ब करके और अपना
उस पर अधिकार जताता है। तो उन स्थितियों में आप जरा सोचिए, एक तो वो जिसकी संपत्ति पर वो सौर ऊर्जा प्लांट 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए पट्टे पे ली गई है, और एक वो व्यक्ति जिसका सौर ऊर्जा प्लांट है। तो ऐसी सरकारी योजनाएं बहुत अधिक मात्रा में स्वायत्त, एक अस्थायी स्वायत्तता को लेकर के विवाद का विषय बन रही थी। हित तो सीधे तौर पर भाई, जब 10 साल के लिए वो पट्टा लिया है तो 10 साल तो एक प्रकार से उस भूभाग का मालिक वही है, लेकिन मूल स्वामी तो वो है जिसने उसको पट्टा किया है, लीज पे उठाया है। तो ऐसे में वहाँ मौके पे आप जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो दो कब्जा है, व्यवहित अव्यवहित, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो उस कब्जे पे जो एक आपका है कब्जा दोनों, तो उसमें जब आपको हटाया जा रहा है, तो ये बात पहले नहीं थी, तो दिक्कत आती थी। और इस पर वकाल जब क्रॉस होता था तो वो व्यक्ति बच लेता था कि इनका तो कब्जा बनता ही नहीं, ज़ारा सिक्स इसकी कोई रेमेडी देती ही नहीं। बार बार आदमी सामने वाला वकील बहस करके सरकार को, इस योजना से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को, जिनका उस पर वास्तविक अस्थायी कब्जा होना जरूरी है, जितने साल के उन्होंने उसको लीज पर उठा रखा है, उन स्थितियों में बार बार वो व्यक्ति जो सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए लगा है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, वो बार बार हार जाता था। किसकी वजह से? इस एसआरए की लैकुना की वजह से। तो सरकार ने 2018 में महत्वपूर्ण संशोधन किया। क्या? एक तो वो व्यक्ति जिसकी वो संपत्ति है, उसको अगर हटाया जाए तो वो, या अगला वर्ड ध्यान सुनिए, अब ये पूरी बात समझ में आ जाएगी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है, उसको भी प्रायोरिटी मिल गई। एक तो वो व्यक्ति है जिसका कब्जा उस पर है, अगर वो नहीं तो जिसके माध्यम से उसको कब्जा मिला है उसको भी, अथवा उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई संभावना कानून ने नहीं छोड़ा कि उस लैकुना का लाभ उठाएं और किसी के साथ अहित हो जाए। लेकिन कोई भी संशोधन हो तो संशोधन को रटिए नहीं, समझिए क्यों हुआ, विधायिका को क्या प्रॉब्लम आई। कोई संशोधन आकाश से नहीं टपकता, वो संशोधन विधायिका अपने निहित उद्देश्यों को, जनहित उद्देश्यों को प्रतिपादित करने के लिए, अनुपालनीय बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए विधिक बाधा को हटाना चाहती है। अगर वो जो संशोधन कर रही है वो भारतीय संविधान के मूल स्ट्रक्चर को, मौलिक अधिकार को, या भारतीय संविधान में जो शाश्वत रूल हैं, विधिक अधिकार जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट हैं, वो अगर किसी व्यक्ति का डिस्टर्ब हो रहा तो चैलेंज कर सकता है, चैलेंज होता भी है। और विधियों में जगह जगह आप आर्टिकल 13 देखिए, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, उसमें जो सारी थ्योरियां हैं, नहीं तो पूरा डिलीट होगा, थोड़ा सा डिलीट हो जाएगा, जितना असंवैधानिक उतना डिलीट हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस कोर्ट अपनाती है और उसके बाद अस्थायी तौर पे वो कानून बन जाता है। तो 2018 में ये जो संशोधन किया गया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा, यानी जिसके माध्यम से वहाँ वो पट्टेदार बना, जो मैं भी एग्जाम्पल दे रहा था, और साथ ही ये और जोड़ा, इस व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई व्यक्ति XYZ, यानी ऐसा भी हो सकता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में एक सेक्शन 14 आप पढ़े होंगे, तो बेनामी संव्यवहार, शाश्वतता के विरुद्ध अंतरण, दृश्यमान स्वामी 41 देखिए। आजकल बेनामी संव्यवहार बहुत जबरदस्त स्तर पे हो रहा है, तो पता ही नहीं चलता किसके नाम से प्रॉपर्टी है, और उस पर बड़े बड़े फर्म बन रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं संपादित हो रही हैं। ये न TPA की किसी बुक में मिलेगा, कानून पढ़ाते वक्त, क्या बेयर एक्ट लिखते वक्त या किताब लिखते वक्त आप इसको दृष्टांत से नहीं समझा सकते, और बिल्कुल प्रैक्टिकली इतना जटिल लिख करके, और वही हाल हो जाता है कि देसी कौवा मराठी बोल। मतलब ये कि आपको जिसको शिक्षा देनी है बेचारा बिल्कुल अबोध है, जिसके ऊपर ये रूल रेगुलेशन लगाना बिल्कुल अबोध है।
पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक एलाइट पब्लिक नहीं है जिसके ऊपर एक जस्टिस या रूल रेगुलेशन थोपे गए हैं। हमको कहा जाता है डेमोक्रेसी और लॉ का ये शाश्वत सिस्टम है, नियम है, रूल है कि लॉ ये प्रिडिक्ट करके चलती है, सब जानते हैं। संसद ने उसको गजट में प्रकाशित नहीं किया कि ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि हर व्यक्ति उसे जानता है। भला ये पॉसिबल है? वकील को तो पता नहीं होता, वही 2-4 केस जो बार बार घूम घूम फिर के वो रोज़ देखता है, उसी का वो उसे अता पता होता है। बाकी ज़रूरत पड़ने पर सीनियर जूनियर से अता पता कर ले, लेकिन किसी को भी नहीं, संभव ही नहीं है। लेकिन ये विडंबना ही तो है कि जो आप व्यवहारिक रूप से एक साधारण सा व्यक्ति कैसे इन सब बातों को समझ सकता है। लेकिन आप विधि के स्टूडेंट होने की वजह से अगर वेयर एक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसके संशोधन का कारण समझें, तब आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ये 2018 के एसआरए में टोटल संशोधन एनडीए सरकार की अपनी विकास योजनाओं को संपादित करने के लिए किए गए हैं। आगे जब हम सेक्शन 14 पढ़ाएंगे, 16 पढ़ाएंगे, जगह जगह संशोधन हुआ है। वो संशोधन पे हम आपको जोर देंगे, आपका ध्यान खींचेंगे कि गंभीरता से इसे देखिए, ऐसा क्यों है वो भी बताया जाएगा। आप कंटिन्यूअस लगे रहें। मेरी कोशिश होगी माइनर लॉ के सारे पेपर और उसके बाद जस्ट लोकल लॉ के सारे पेपर कवर करूँ। समय अगर मिला बचा, प्रीलिम्स की डेट अगर नहीं आती है हायर जुडिशरी की, तो हम सीपीसी केवल देखेंगे। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ, बाकी लॉ जो है आप पढ़ चुके हैं और खूब जानते हैं। वो इसलिए भी जानते हैं, हर आदमी जो हायर जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करता है वो बाकी पेपर जूनियर डिवीज़न में देता है फ्री में, तो उसको बहुत माथापच्ची करने का नहीं। जो सुबह के ऑडियो में मैंने वीडियो में अपने जो खास करके एपीओ एग्ज़ाम के लिए था, आज शाम को बच्चों ने टेस्ट दिया, उनका रिजल्ट कल शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप किस एग्ज़ाम के लिए कितना फोकस्ड हैं। अगर हायर जुडिशरी के लिए फोकस्ड हैं तो उस समय तो बचाएं, नहीं तो वही जूनियर डिवीज़न की जो पेपर्स हैं बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, तो जिससे आप लीड ले सकते हैं वो कब पढ़ेंगे। तो आगे देखिए क्या कहता है, उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युद्धृत कर सकेगा। वो सिचुएशन जो उसमें अनाधिकृत या अधिकृत रूप से अधिकृत रूप से जो व्यक्ति उस पर काबिज है किसी भी कार्यान्वयन के लिए, तो वो अपना हक तो कोई वजह से तो रखता होगा। मान लीजिए फर्म है, कोई कंपनी लगी है, जिस भूभाग पर कब्जे का प्रसंग विवाद का बन गया है उस पर अगर कोई भी फैक्ट्री लगी है, कारखाना लगा है, तो उसको आप तुरंत उखाड़ के फेंक देंगे? आप दावा कर रहे हैं कि नहीं हमारा इस गलत ढंग से इस पर इन्होंने फैक्ट्री लगा ली है और आपने ज़बरदस्ती उसके कुछ से हटा के स्वयं काबिज हो गए हैं। तो ये कोर्ट एसआरए में सेक्शन 6 में रिलैक्सेशन देती है, इमीडिएट रेमेडी पहुंचाती है। क्या कि पहले तो ये देखिए कि जैसे वो आप सीआरपीसी में किरण ने बताया ना कि 2 महीने पहले से किसका कब्जा रहा, तो उसको पहले प्रथम दृष्टया उसको कब्जेदार माना जाता है। ऐसे इसमें कोई भी प्रसंग जो व्यक्ति उस पर काबिज है, ये बाद का विषय है, ये वो बाद में तय होगा कि उस पर वास्तविक रूप से कौन कब्जेदार है, ये उस पर विचार नहीं किया जाना। लेकिन तात्कालिक वास्तविक कब्जा किसका है इस पर विचार किया जाता है। क्या कहती है उपधारा 2(6) की कि इस धारा के अधीन कोई भी वाद बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 महीने के बाद अथवा सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। अब देखिए, भी थोड़ी देर पहले हम एग्जाम्पल दे रहे थे शहरी विकास नगर नियोजन अधिनियम 1973 का, उसी पॉइंट को यहाँ फिर दोबारा समझिए। दूसरे का बी, स्मॉल बी क्या कहता है, दूसरी उपधारा का स्मॉल बी, सरकार के विरुद्ध ऐसे कब्जे का सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों? आप टार्ट में पढ़े होंगे सोवरेन पावर, संप्रभु और जूरिस्प्रूडेंस में भी कहता है विश्लेषणात्मक सिद्धांत में ऑस्टिन, संप्रभु स्टेट को क्या माना गया, संप्रभु गवर्निंग बॉडी, उसके द्वारा अगर कोई रूल रेगुलेशन पास हो रहा है तो जन कल्याण के लिए ही होता है। और उसके अगेंस्ट अगर आप मान लीजिए, जैसे वही एग्जाम्पल हमने बताया, आपका कोई भूभाग पड़ा और आपको एक्वायर करके आपकी प्रॉपर्टी को आपको बेदखल कर दिया गया, आप जिद नहीं छोड़ रहे हैं,
सारे लोग हट गए, आप नहीं जीत छोड़ रहे, आपको कब्जा चाहिए, आप चले गए एसआर में, सरकार के विरुद्ध सेक्शन 6 का सूट रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? सेक्शन 6 कोर्ट को और विधि को, संस्था को, ये जो संस्थाएं गवर्न करती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। क्या कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से रेमेडी चाहता है अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकता, क्योंकि 6 की उपधारा 2 का इस्तेमाल भी रोकता है। साथ ही ए क्या रोकता है? अगर आपने चूंकि मामला इमीडिएट है, यानी आप अपने अधिकार के प्रति सतर्क सजग हैं अथवा नहीं, तो 6 महीने के अंदर ही सूट फाइल कर दीजिए। जैसे ऊपर वाले मैंने सेक्शन 5 में कल बताया था कि 12 साल में आप सूट कभी भी फाइल करें, वो एक प्रकार से टाइटल का सूट होता है। इसमें 6 महीने का ही टाइम होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये, किसके विरुद्ध सूट फाइल नहीं हो सकता? सरकार के विरुद्ध सेक्शन 6 में। सेक्शन 5 में अगर आपके हक हुकूक की बात है तो वहाँ आपको चांस है, लेकिन सेक्शन 6 का बेनिफिट जो 6 महीने के अंदर बेकब्जा किए गए व्यक्ति, जिसने बेकब्जा किया है उसके विरुद्ध है, वो सरकार के विरुद्ध नहीं, क्योंकि सरकार भी तो बेकब्जा करती है, लेकिन वो लोक नीति कारक कल्याणकारी कार्यों को निष्पादित करने हेतु करती है। तो अगर ये चीज़ ना हो तो सरकार पे ही लगातार मुकदमे ठोक देगा आदमी, और कोई भी विकास योजना संपादित नहीं हो पाएगी। हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता जैसा वो चाहता है। कोई चाहेगा ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, हजारों हजार एकड़ हेक्टेयर ज़मीन किसानों की जा रही है, ऐसे दे देगा कोई? और इस ट्रेडिशनल समाज में तो इसलिए कानून यही सब रेगुलेशन बना करके उसको बल देता है जिससे विकास कार्य संभव हो पाए। उपधारा 3 कहती है, इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी बाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से ना तो कोई अपील होगी और न किसी आदेश या डिक्री का कोई रिव्यू पिटीशन फाइल होगा। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ एक बारीक क्वेश्चन बनता है, ना तो रिव्यू होगा ना अपील होगी। तो अब इसमें ये नहीं लिखा है कि रिवीजन दाखिल नहीं हो सकता। कोर्ट में, कचहरी में, चाहे आप जिला कचहरी में रिवीजन दाखिल करें सिविल सूट में, याद कीजिए 115 सेक्शन सीपीसी, वही चीज़ यहाँ अप्लाई होगी। यहाँ ध्यान रखना है सेक्शन 6 में रिव्यू या अपील पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिखा नहीं है डायरेक्ट में रिवीजन संभव है। ये व्यवहार का विषय है, प्रैक्टिस का विषय है। तो जब आप ऐसे प्रोफेसर से पढ़ें जो कंपटीशन को नज़दीक से देख रहा हो, आ करके अपने ज्ञान का वो ना, क्योंकि कंपटीटर हैं हम आप, और हमारा अप्रोच कंपिटिटिव ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने का भाई मकसद है तो यूजीसी नेट करके पीएचडी रिसर्च करिए, ये बात अलग है। जब लंबा समय गुजर जाता है तो धीरे धीरे आदमी समझ नहीं पाता कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या कर दें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। यहाँ आकर के आपको प्रारब्ध को भी मानना पड़ता है। हर व्यक्ति दोषी नहीं होता। जो कई बार इंटरव्यू फेस कर रहा है, मेंस ही कई बार लिख रहा है, वो बौद्धिक व्यक्ति है, हल्के में लेने लायक किसी को नहीं है। जो कई दफ़े 2-4 दफ़े भी प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई कर गया है तो उसके एक औसत प्री में भी अच्छे नंबर लाना कोई आसान खेल नहीं है। तो हर बात महत्वपूर्ण है, किसी बात को आप हल्के में लेके नहीं चल सकते। कंपटीशन में अगर बच्चा फाइट कर रहा है, सोच लिया है, तो वैसे भी अन्य से बेटर है, कम से कम वो दौड़ में तो है। एक गरिमा का विषय है, हालांकि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि छोटी स्तर की जो नौकरियां हैं, इसमें जो कई बार प्रीलिम्स वगैरह होते हैं या जो इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, उनको वेटेज देना चाहिए। एक्सेप्ट बीएड OLT और पेट सेट जो करवा रही है गवर्नमेंट, पूरा यहाँ 40-40 साल, 45 साल, 48 साल, 50-50 साल यहाँ उम्र गुजार देता है लड़का। दिल्ली में भी यही हाल है। कुछ लोग तो इलाहाबाद को छोड़ दिल्ली में जाकर के यही कर रहे हैं, वो ही बहुत सर्वाइव करते जाते हैं। आइए सेक्शन 6 की उपधारा 3 देखते हैं। इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से ना तो कोई अपील होगी, ये भी क्लियर रहे कि 6 की उपधारा 3 ये बोल रही है, और ना ही इस आदेश या डिक्री का कोई। अब आप इसमें 2 शब्द देखिए पा रहे हैं। आप सीपीसी जब पढ़ेंगे तो आदेश और डिक्री में अंतर आपको मिलेगा, अलग अलग डिफाइन है, ठीक है। तो वहाँ को जोड़ते हुए ही इसे पढ़ें, मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ,
नहीं, आज भी ये सेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लगभग 20 मिनट हो चुका है। और चौथी उपधारा क्या कहती है? इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युद्धरण करने से वर्जित नहीं करेगी। मतलब इस धारा की कोई भी बात जो आपने अब तक पढ़ा, किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और कब्जे का प्रत्युद्धरण करने से वर्जित नहीं करेगी। यानी जिस व्यक्ति को इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर कब्जाधारी है, उसके विरुद्ध लगता है कि ये गलत ढंग से यहाँ बेनिफिट पा रहा है, हमारी ज़मीन थी, बताओ, ये फैक्ट्री लगाए पूरा मजा लूट रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, वजह होनी चाहिए, वो सूट फाइल कर सकता है। तो ये स्वत्व का प्रश्न इसमें असंगत होता है। इसमें वास्तव में इस अधिनियम में धारा 6 के तहत वाद में स्वत्व का प्रश्न संगत है। वादी को अपना कब्जा तथा प्रतिवादी द्वारा बेकब्जा करना साबित करना होता है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि जैसा 5 में स्वत्व साबित करना है, टाइटल, यहाँ इतना मौका नहीं होता। केवल कब्जे की बात इमीडिएटली चूँकि बात होती है, तो वो मैंने कहा ना कि ये तय करना बाद का काम है कि वास्तव में इस पर किसका हक है। लेकिन ये एक लड़ाई का विषय बन जाता है कि करंट में कौन काबिज था। तो 5 और 6 के बीच ये डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आप इसमें कंटिन्यू ये देखेंगे तो ये पाएंगे, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा इसमें लगभग जो इसके एलिमेंट हैं, साइड में अगर आपको 50 शब्द में या सारगर्भित एक नोट सेक्शन 6 पे हो, तो इन पॉइंट्स में इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। जैसे इसमें सेक्शन 6 में अप्लाई करने के लिए सेक्शन 6 कहाँ अप्लाई होगा? पहली बात, सेक्शन 6 की उपधारा 1 से क्या क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? अचल संपत्ति का होना जरूरी है। दूसरा, संपत्ति का बेकब्जा के समय वादी के कब्जे में होना। मतलब संपत्ति का बेकब्जा के समय वादी के कब्जे में होने वाली बात होनी चाहिए, तभी तो ये विवाद पैदा होगा। यानी जब वो विवाद का विषय, वो 2 कब्जेदार की लड़ाई है इसमें, कब्जे की, किसका वास्तविक कब्जा है। और तीसरा, कब्जा वैध होना चाहिए, तब आपको आपके पक्ष में डिसीजन सेक्शन 6 का आएगा। और चौथा, वादी को बिना सहमति के बेकब्जा किया गया हो। जैसे एक सिचुएशन में आपको बताऊं तो आपका दिमाग इस पॉइंट पे जाएगा। मान लीजिए कोर्ट का ऑर्डर आया और किसी गलत जगह पे कोई छोटी मोटी फैक्ट्री स्थापित है, भूभाग अचल है। उसको कोर्ट ने टाइम दिया कि तुम गलत ढंग से उस पर काबिज हो, और 2 हफ्ते का टाइम दिया। 2 हफ्ते में तुम अपना वहाँ से सामान वगैरह जो आप कारखाने के लिए मशीनें वगैरह लगाए हो, उसको हटाने के लिए टाइम दिया, और उसके अनुपालन में वो व्यक्ति कार्यशील हो गया। लेकिन जिसको कब्जा प्राप्त करना था, उसके इस बात का ध्यान किए बगैर उसकी संपत्ति को बेकब्जा कर दे रहा है। जो वहाँ चल संपत्ति के तौर पर, चल संपत्ति पर उसका सामान है, जिसकी वजह से उस पर उसका काम काज हो रहा है, बुरा संहिता में ये टॉपिक मिलती है आपको। तो वो व्यक्ति जिसको अचल संपदा पे हक है, कोर्ट का उसके पास ऑर्डर भी है, ड्यूरेशन टाइम फिक्स है कि इतने समय तक वो उस पर हक है, लेकिन उसके पहले जो उसका मूल कब्जेदार है उस पर कब्जा चाहता है, तो उन स्थितियों में वादी को बिना सहमति के, अब आप कोर्ट का उसके पास ऑर्डर है, 10 दिन की तो और बात रह गई है, आप उसको बेकब्जा कर रहे हैं, तो वो 10 दिन का राइट उसके पक्ष में होगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक ऑर्डर है। उसको समय दीजिए, वो खुद ही हट जाएगा। ये सिचुएशन कभी कभी किन्हीं मामलों में विवाद का विषय बन जाती है, अन्यथा ये सामान्य तौर पर उस स्थिति में बनती है जैसा कुछ क्रिमिनल मैटर में कुछ क्या पूरा सेम बाय सेम वैसा ही मैटर है। 145 वाला कार्यवाही आप समझें, किसी के घर पे एक कब्जा, किसी घर में घुस के जाकर के उसके घर मौजूदगी पूरा जमा लिया अड्डा, रहने सहने लगे, ठीक है। और 5वां पॉइंट है, बेकब्जा विधिक अनुक्रम में ना किया गया हो, जिसने उसको बेकब्जा किया उसने विधि का अनुपालन नहीं किया। छठा,
बेकब्जा या बेदखली के 6 मास के अंदर वाद संस्थित होना जरूरी है, जैसा मैंने 6 की उपधारा 3 से कन्फर्मली बताया। और आखिरी पॉइंट 7वां, बेकब्जा सरकार द्वारा न किया गया हो। अगर सरकार आपको बेकब्जा कर रही है तो सरकार के विरुद्ध सेक्शन 6 में सूट फाइल नहीं कर सकते। तो ये 7 पॉइंट बनता है। ये आप ऐसे समझाएं, धारा 6 का जो उद्देश्य है वो कब्जे को, वास्तविक कब्जे को विधितः स्थापित, पुनर्स्थापित करना है, और को किसका कब्जा विधितः है ये भी स्थापित करना है। साथ ही इसमें कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट उल्लेखनीय हैं। अब अचल संपत्ति के लिए मैंने कहा नहीं, साधारण खंड का अधिनियम, एक जनरल काजेज एक्ट है 1897 का, तो जो डिफिनीसन आपकी फंसेगी यहाँ। अब अचल संपत्ति आप वहाँ भी देखिए टीपीए में है, अगर वहाँ से नहीं क्लियर होता तो स्मॉल काजेज एक्ट में 3 के सेक्शन, स्मॉल काजेज एक्ट भी आपके कमरे में होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट होना चाहिए, दहेज प्रतिषेध होना चाहिए, जो भी करंट लॉ चल रही है सब होनी चाहिए। तो 325 कहती है अचल संपत्ति के बारे में कि भूमि और भूमि से होने वाला लाभ, ये टीपीए भी कहती है, भूमि में संलग्न वस्तुएं या भूमि से संलग्न किसी चीज़ में अस्थायी रूप से जुड़ी वस्तुएं शामिल होती हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो हम बताए उसकी 2 की उपधारा 6 कहती है कि अचल संपत्ति में भूमि, वंशानुगत भत्ते, प्रकाश मार्ग, नौचालन, मत्स्य पालन, भूमि से होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न वस्तुएं या ऐसी वस्तुओं का स्थायी रूप से बधी हुई वस्तुएं आज शामिल हैं, लेकिन खड़ा कास्ट, ये एकदम टीपीए की बात है। तो अचल संपत्ति को बहुत फोकस नहीं करते हैं, लेकिन एक केस था 1956 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का, एमसी वात्रा बनाम लक्ष्मी बीमा कंपनी लिमिटेड, उस समय न्यायाधीश थे मूथम। उनका विचार था कि धारा 6 में अगर कोई व्यक्ति बेदखल किया गया है, बेदखल किए गए व्यक्ति द्वारा कब्जे की प्रकृति के विषय में कुछ नहीं कहती, परंतु कुछ मामलों में धारण किया गया है कि ऐसे कब्जों की एक विधिक कब्जा होना जरूरी है। वही तो बात मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से। कोर्ट में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा हमारा कब्जा विधिता था। हालांकि ओपनली सेक्शन 6 ये प्रकृति की बात नहीं करती कब्जे की, लेकिन इस प्रकृति पे ही धारा 6 का सारा अस्तित्व टिका है। नहीं तो एक प्रकार से धारा 6 बेईमानी को बढ़ावा दे देगी, जबरदस्ती को बढ़ावा दे देगी, अगर इस विदिता शब्द को ना जोड़ा जाए। कोई भी जोर जबरदस्ती कर ले, जो दबंग हो वही साबित कर ले, ऐसे थोड़े होगा। और एक केस और भी था, यार मोहम्मद बनाम लक्ष्मीदास 1959 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही है। इसमें न्यायमूर्ति एमपी श्रीवास्तव ने कहा कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया प्रेमा फेसाई साक्ष्य है। यदि कोई काबिज व्यक्ति बेदखल कर दिया जाए तो उसे बेदखल करने वाले से कब्जे की पुनः प्राप्ति की अध्यर्थना करने का अधिकार है। तो इस प्रकार इस 7 पॉइंट को जब आप कवर करेंगे तो ये सेक्शन 6 पूर्ण होती है। ये 2 केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, पर्याप्त हैं, कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कम से कम 200 शब्द मिल गए और हमारा आधे घंटे में 2 मिनट बाकी है। तो आज का एचजेएस यूपीजे मुख्य परीक्षा के लिए और एसआरए मतलब स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 जहाँ है सेक्शन 6 कंप्लीट हुआ। कल मैंने वादा किया था कि ये सेक्शन आधे घंटे का टाइम लेगा। चीज़ें कई हैं, 7 जैसे सेक्शन आए तो ये 7 ग्राउंड जो मैंने बाद में बताए उस पॉइंट पर आप चीज़ों को 7 ग्राउंड लिख दीजिए, 2 केस डाल दीजिए, बात खत्म हो गई। और दोनों न्यायमूर्तियों के नाम डाल दीजिए, धारा 6 अपने आप में संपूर्ण हो गई। 2 बात महत्वपूर्ण इसमें है, अपील नहीं हो सकती और इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं हो सकता। हाँ, 115 का एप्लीकेशन लगेगा और रिवीजन आपको फाइल हो सकता है। ठीक है, ये रेमेडी है। रेमेडी के तौर पर ही मतलब जिस धारा 6 में जो पराजित हो गया वो बेचारा कहाँ जाए, रिवीजन दाखिल कर दे। ठीक है, तो आज का वीडियो पूरा हुआ। कल शाम को यूपी एपीओ मेंस का प्रथम टेस्ट अटेंड करने वाले लोगों का रिजल्ट आउट होगा, जो आप देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर। और जो बच्चे नए रूप से जुड़ना चाहते हैं या जो इसी हायर जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, एपीओ का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जे का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन तक हमारा चैनल पहुंचाइए। और आप भी इस वीडियो को जो हमसे हो पा रहा है इसकी मदद जितना ले सकते हैं लें। और इसी वक्त जब हम इसको पढ़ा रहे हैं
आप एक 60 नोट्स बनाते चले जाएं। ये 42 सेक्शन 3 पेज में मैक्सिमम आ जाना चाहिए। तो अगर 3 पेज में ये बनाते हैं तो ऐसे ऐसे आपको लगभग 10 पेज में सारी माइनर एक्ट आपको लानी है। ये ब्रह्मास्त्र है आपको प्री मेन को क्रैक करने का। हमारा व्हाट्सअप नंबर 7705090393 है, उस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं या अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।